जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ वही हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर। और ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हमारा GIS चल रहा था यहाँ पर। और GIS को हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैंने हवाई फ़ोटो चित्र पढ़ा दिया, इसके अलावा हवाई फ़ोटो सर्वेक्षण पढ़ा दिया, रिमोट सेंसिंग हमने पढ़ लिया। तो ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिए जो हमारे पेपर में आते रहते हैं, यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर बिल्कुल सैटेलाइट के बारे में पढ़ रहे थे। और कल की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको दोनों प्रकार के जो सैटेलाइट थे, GSLV और PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह और भू स्थिर उपग्रह, दोनों के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, उनके मैंने एग्जाम्पल भी बताए थे, उनके मैंने विशेषता भी बताई थी। अब आपको बिल्कुल आंख बंद करना है और आपको अपने आप को खुद को रिपीट करना है। क्या रिपीट करना है कि भू स्थिर उपग्रह, ठीक है, जो भू स्थिर उपग्रह वो कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं, जबकि सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह है वो कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों दूसरा क्वेश्चन आपको इनकी विशेषताएं बतानी है। एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह और भू स्थिर उपग्रह, इन दोनों उपग्रहों में से, इन दोनों सैटेलाइटों में से कौन सा सैटेलाइट है जो परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों के आधार पर बिल्कुल पृथ्वी के परिक्रमण और परिभ्रमण से समानता रखता है। ठीक है, इसका भी आंसर आपको देना है कि यहाँ पर भू स्थिर उपग्रह आएगा या फिर यहाँ पर सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह आएगा। इसके अलावा आपको रिपीट करना है कि कौन सा किसका एग्जाम्पल है, जैसे इनसैट किसका एग्जाम्पल है, भारत के द्वारा कौन कौन से सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, फ्रांस ने कौन सा, GOES सैटेलाइट कौन से देश ने लॉन्च किया है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रिमेंबर करना है कि ये जो सैटेलाइट है, कौन सा सैटेलाइट किसके काम आता है। आपको बताना है कि एक सैटेलाइट था जो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका उपयोग, ठीक है, समुद्री संसाधनों के सर्वेक्षण में किया जाता था। तो आपको बताना है कि कौन सा सैटेलाइट था जिसका उपयोग जापान के द्वारा जल संसाधनों के सर्वे में उपयोग किया जाता था। तो ऐसे बहुत सारे तमाम क्वेश्चन हैं जिनका आपको आंसर देना है। और इसके अलावा हमने यहाँ पर आपको कल इनसैट के बारे में पढ़ा दिया था। और इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो IRS है, इसके बारे में मैं अब आपको बता देता हूँ। देखो, IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग, ये एक क्या है, सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह। क्या है ये? एक सूर्य तुल्यकालिक, ये क्या है, एक सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह जिसको 1988 में लॉन्च किया गया था। देखो, ऑलवेज मैं आपको बताता हूँ कि आपको केवल सन याद करनी है कि किस सन में वो लॉन्च किया गया था। आपको डेट नहीं याद करनी कि वो किस तारीख को लॉन्च किया गया था। देखो, यदि आप डेट याद करने के चक्कर में फंसोगे ना, तो समझो आप पीछे की ओर जा रहे हो, आप अपनी तैयारी को पीछे की ओर लेके जा रहे हो, क्योंकि डेट आप नहीं याद कर पाओगे। कोई भी कैंडिडेट नहीं है जो डेट याद करे और कंफ्यूज ना हो। आप कंफ्यूज होंगे, डेट कभी पूछता नहीं है, डायरेक्टली केवल सन पूछता है। तो आप चाहे मेरे से पढ़ो या फिर किसी अदर टीचर से पढ़ो, आपको डेट याद करने के चक्कर में नहीं फंसना। आपको केवल और केवल उसकी सन याद करनी है। अब जो IRS था, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिसे 932 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया था, लॉन्च किया गया था। इस श्रृंखला के अधिकांश उपग्रह ध्रुवीय कक्षा वाले होते हैं। ध्रुवीय कक्षा वाले का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद नहीं, ये हैदराबाद है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ पर है प्यारे साथियों? हैदराबाद में है। अब इसके अलावा यहाँ पर हम पढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे सैटेलाइट सेंसर हैं और उसके IFOV पैन हैं। IFOV पैन या सैटेलाइट सेंसर, इनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मैं बताऊँ आपको,
IC लिस्ट सेकंड। इसकी जो IFOV पेन है वो 5.80 मीटर होती है। स्पोर्ट 5 HRV इसकी IFOV पेन है जो 5 मीटर की होती है। DG क्विक बर्ड 2 इसकी जो IFOV पेन है जो 0.61 मीटर की होती है। ADOS AVNIR, ठीक है, ADOS AVNIR इसकी जो IFOV है वो 8 मीटर की होती है। इसके अलावा जैसे IRS फर्स्ट 1 है या फर्स्ट A है। जो IRS 1A है जो कि 932 किलोमीटर की ऊंचाई पर लॉन्च किया जाता है। स्पॉट थर्ड है उसे 832 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। जो लैंडसैट 5 है, लैंडसैट 5 को 705 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। और इसके अलावा जो इनसैट सीरीज है, इनसैट की चाहे कोई सी भी सीरीज हो, चाहे इनसैट 12 हो, चाहे इनसैट 6 हो, चाहे इनसैट 3 हो, इसके अलावा इनसैट की जितनी भी सीरीज हैं सारी की सारी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित की जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनसैट की सारी सीरीज किस में काउंट है? GSLV में, मतलब भू स्थिर उपग्रह में शामिल है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं लैंडसैट 4 और 5 TM। जो लैंडसैट 4 और 5 TM है उसकी कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर आपके साथ बात करने वाले हैं। जो लैंडसैट 4 और लैंडसैट 5 है उनकी विशेषताओं में सबसे पहली बात देखो भाई साहब, लैंडसैट 4 ले लो चाहे लैंडसैट 5 ले लो, लैंडसैट 4 लैंडसैट 5 का जो IFOV होता है वो होता है 1 से 5 के बीच में और 7 बैंडों के लिए 30 × 30 मीटर, जिसको हम 30 × 30 मीटर भी कह सकते हैं। जो लैंडसैट सीरीज है उसका पुनः भ्रमण काल की मैं बात करूं तो वो लगभग 16 दिन का होता है। यहाँ पर लगभग नहीं, पूरा कंप्लीट 16 दिन का होता है। लैंडसैट सीरीज है जो 705 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित की जाती है और इसका जो स्वात विड्थ है वो 185 किलोमीटर का होता है। कितना होता है? 185 किलोमीटर का। तो लैंडसैट 4 और 5 दोनों के संबंध में ये कुछ कॉमन सी विशेषताएं हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो इनको आप रट लेना, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं उपग्रह और उनके देशों के नाम कि कौन सा सैटेलाइट कौन से देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर वे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से हम इनको रटने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊं मेरे प्यारे लाडलो, IRS, ठीक है। IRS के बारे में मैंने अब भी आपको पढ़ाया था। IRS है जो भारत का सैटेलाइट है, भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था। स्पॉट है जो फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया। इनविस्टा है ये फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया। आइकोनस है वो यूरोप के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके अलावा लैंडसैट सीरीज है जो अमेरिका नासा के द्वारा लॉन्च की गई थी। ERS है जो यूरोप के द्वारा लॉन्च किया गया था। स्पुतानिक, जो स्पुतानिक है वो सोवियत संघ रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। ध्यान रखना, स्पुतानिक है जो धरती का पहला कृत्रिम उपग्रह, धरती का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतानिक, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम पढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्रदेश के बारे में। जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो एक शब्द आपने सुना होगा, विबिगिरॉय। क्या? विबिगिरॉय। विबिगिरॉय के बारे में भी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आगे कि विबिगिरॉय क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसको आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम गामा तरंगों को लेते हैं, गामा किरण प्रदेश, फिर उसके बाद आता है एक्स रीगन, फिर देखो आप डायरेक्टली इनको वेव को भी याद कर सकते हो। जो गामा किरण होती हैं उनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, जो गामा किरणें होती हैं उनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो 0.030 माइक्रोमीटर से कम होता है। गामा किरणों का जो स्पेक्ट्रम है वो 0.030 नैनोमीटर से कम होता है।
एक्स किरणों का जो स्पेक्ट्रम है वो 0.0 मीटर से लेकर नैनोमीटर से लेकर 30 नैनोमीटर तक होता है। जो एक्स किरणें होती हैं इनका स्पेक्ट्रम 0.0 नैनोमीटर से लेकर 30 नैनोमीटर तक होता है। उसके बाद हम बात करें अल्ट्रावायलेट रीजन, जो अल्ट्रावायलेट वेब होती हैं उनका जो स्पेक्ट्रम है वो 0.03 से लेकर 0.4 नैनोमीटर तक होता है। कहाँ तक होता है? अल्ट्रावायलेट रीजन या जो पराबैंगनी किरणें हैं उनका जो स्पेक्ट्रम है वो 0.03 से लेकर 0.4 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें दृश्य प्रदेश, जिसको हम विजिबल रीजन बोलते हैं, ये 0.4 से 0.7 तक होता है। अवरक्त प्रदेश इंफ्रारेड रीजन, जिसका जो स्पेक्ट्रम है वो 0.7 से 100 के बीच में होता है। और इसके अलावा जो रिफ्लेक्टिव वेब है, जिसको हम IR बैंड बोलते हैं, इनका जो स्पेक्ट्रम है वो 0.7 से 3 के बीच में होता है। इसके अलावा हम बात करें थर्मल, जो थर्मल वेब हैं जिनको हम तापीय अवरक्त बैंड बोलते हैं, ये 3 से 5 के बीच में होता है। इनका स्पेक्ट्रम 3 से 5 के बीच में होता है। मध्य अवरक्त बैंड, जो मध्य अवरक्त बैंड हैं जिसको इंग्लिश में मिडल IR एंड बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडल अवरक्त बैंड, मिड IR बैंड। इनका जो स्पेक्ट्रम है वो 4 से 14 के बीच में होता है। और उसके बाद आता है माइक्रोवेव रीजन, जिसको हम लघु तरंग बोलते हैं। इनका जो स्पेक्ट्रम है वो 0.1 से 100 सेंटीमीटर तक होता है। और जो रेडियो प्रदेश है, रेडियो रीजन है, इसका जो स्पेक्ट्रम है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होता है। 100 सेंटीमीटर से कम होता है। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर से कम होता है। तो ये आपको पूरी की पूरी रेंज याद करनी है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा विबिग रॉय के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं GIS के बारे में, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली। भौगोलिक सूचना तंत्र एक कंप्यूटर आधारित तकनीक है। जो जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो भौगोलिक सूचना प्रणाली है, वो क्या है? वो एक कंप्यूटर पर आधारित एक तकनीक है, जिसे संक्षिप्त में GIS कहा जाता है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। यद्यपि इस तकनीक का विकास 1960 के दशक में हुआ था। जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इस टेक्निक का जो विकास था वो 1960 में हुआ था। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं। भौगोलिक सूचना तंत्र की तकनीक पर आधारित अन्य अनेक सूचनाएं तंत्र हैं। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर बहुत सारे टेक्निक हैं जो डिपेंडेड हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी तकनीक हैं जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को बेस मानकर तैयार की गई हैं। जैसे भू संपत्ति सूचना तंत्र, जिसको हम कैडेस्ट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। जो भू संपत्ति सूचना तंत्र है, जो कैडेस्ट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। प्रतिबिंब आधारित सूचना तंत्र है, जिसको हम इमेज बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सूचना तंत्र है, जिसको हम नेचुरल रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा बाजार विश्लेषण सूचना तंत्र है, जिसको हम मार्केट एनालिसिस इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा आयोजन सूचना तंत्र है, नगरीय सूचना तंत्र है, आपदा प्रबंधन सूचना तंत्र है, परिपथ जाल विश्लेषण सूचना तंत्र है। तो ये सारे ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम हैं जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब GIS पर डिपेंडेड हैं। भौगोलिक सूचना तंत्र में प्रादेशिक, राष्ट्रीय या ग्लोबीय स्तर के बड़े बड़े क्षेत्रों के सामान्यीकृत आंकड़ों का प्रयोग होता है। जो भौगोलिक सूचना तंत्र है उसमें प्रादेशिक, राष्ट्रीय या ग्लोबीय स्तर के बड़े बड़े क्षेत्रों के सामान्यीकृत आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, तथा भू सूचना तंत्रों में स्थानीय व छोटे छोटे क्षेत्रों के अपेक्षाकृत विस्तृत आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है। देखो, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में मैं आपको 2 शब्दों में बताऊं। हमें ये इंफॉर्मेशन देने का काम करता है।
पृथ्वी के धरातल से डाटाओं को इकट्ठा करता है, इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करता है और उसे वापस हमारे तक पहुंचाता है। ठीक है, आज हमें पृथ्वी के धरातल के संबंध में जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो भी सूचना मिल रही है, वो सारा सब कुछ ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से हो रहा है। वो सारा सब कुछ GIS की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो GIS है वो हमें डाटा प्रोवाइड करवाने का काम करता है। GIS एक सांसारिक विज्ञान के विश्लेषण की आधुनिकतम तकनीक है। ठीक है, जो GIS है वो क्या है, वो एक सांसारिक विज्ञान, किसकी, सांसारिक विज्ञान के विश्लेषण की एक आधुनिकतम तकनीक है। भूगोल एवं GIS दोनों ही पृथ्वी के धरातल की सूचनाओं के संबंध में उपयुक्त समझ उत्पन्न करते हैं। जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो GIS है, वो पृथ्वी के धरातल की सूचनाओं के संबंध में उपयुक्त समझ उत्पन्न करता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ प्यारे साथियों, जो भूगोल और GIS, ठीक है, ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम दोनों पृथ्वी के धरातल की सूचनाओं के संबंध में उपयुक्त समझ उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यह बात हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं। भौगोलिक उपागम के प्रमुख चरण निम्न हैं। भौगोलिक जो उपागम है, जो भौगोलिक अप्रोच है, जो जियोग्राफिकल अप्रोच है, उसके कुछ निम्न चरण हैं, जैसे प्रश्न करना है, उपार्जन करना है, परीक्षण करना है, विश्लेषण करना है और कार्यान्वयन करना है। ठीक है, भौगोलिक सूचना तंत्र के अवयव। तो भौगोलिक सूचना तंत्र जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसमें हम टोटल 4 अवयवों को शामिल करते हैं, जिसमें एक हार्डवेयर है, दूसरा सॉफ्टवेयर है, तीसरा लाइववेयर है और चौथा आंकड़ा है। ठीक है, आंकड़ा है, लाइववेयर है, सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है। GIS के मैं उपयोग की बात करूं, यूजेज ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो कृषि विकास, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो कृषि विकास है वो GIS के, जो कृषि का विकास है वो GIS की देन है। हम GIS ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेस पर हम अपनी कृषि का बहुत अच्छे से विकास कर सकते हैं। भाई, गेहूं की फसल उगी हुई है, हमें पता चल जाए, जैसे गेहूं की फसल बोने वाले हैं हम, या फिर हम रबी की फसल बोने वाले हैं, या फिर हम कोई सी भी फसल बोने वाले हैं, हमें पहले पता चल जाए कि अब की बार मानसून बहुत ख़राब है, अब की बार बरसात ना के बराबर होगी, तो हम बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग फसल उगाएंगे। यदि हमें पता चल जाए कि अब की बार बहुत अच्छी खासी बरसात होने वाली है, तो हम फिर उसके अकॉर्डिंग फसल उगाएंगे। तो जो ये ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो हमें इन्फॉर्म करने का काम करता है, यदि ये हमें सही ढंग से बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन देता है, तो ये हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। ये हमें एक बहुत ही सटीक अनुमान लगाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो जब हमारे पास मौसम संबंधित बिल्कुल सटीक जानकारी पहुंच पाएंगी, जब हमारे पास मौसम संबंधित बहुत शानदार वाली बिल्कुल सटीक ऑथेंटिक जानकारी पहुंच पाएगी, तो हम क्या करेंगे, हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी फसलों को बोएंगे। भूमि का उपयोग भी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से प्रभावित होता है। वन क्षेत्र का विश्लेषण, भाई आज हमें पता चल रहा है कि भारत का इतना क्षेत्रफल वनों से घिरा हुआ है, भारत का इतना क्षेत्रफल या इतना सबसे ज़्यादा इस राज्य का क्षेत्रफल वनों से घिरा हुआ है, भारत का विश्व में वनों के क्षेत्र में ये स्थान है, विश्व में टोटल विश्व का इतना किलोमीटर क्षेत्र है जो वनों से घिरा हुआ है। तो ये जो हमें वनों का क्षेत्रफल के बारे में जो पता चलता है, वनों के विस्तार के बारे में जो हमें पता चलता है, ये सारा सब कुछ किसकी देन है, ये ओनली फॉर ओनली GIS की देन है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की देन है। आप ऐसे सोचते होंगे कि चलो भाई, भारत में सपोज दैट मैं एक एरिया बता रहा हूँ, जैसे मैं मेरे ज़िले की बात करूँ कि अलवर ज़िले में 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन फैले हुए हैं। ये गवर्नमेंट आंकड़ा है, हमें जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है। अब भाई, गवर्नमेंट क्या ऐसा थोड़ी ना करती है कि चलो उसने 5 आदमी लगा दिए गवर्नमेंट सर्वेंट और वो फिर उसका एरिया माप रहे हैं फीता लेकर। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। जो वनों का क्षेत्र है, वनों का जो विस्तार है, उसको कोई भी कैंडिडेट फीता लेके नहीं मापता। वो
कौन प्रोवाइड करवाता है हमें ये इंफॉर्मेशन, कौन देता है हमें? वो GIS देता है। कौन? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम देता है। वनस्पति कटान क्षेत्र तथा पर्यावरण आपदा की पहचान। ठीक है, वनस्पति कितनी कटती जा रही है, हमें रेगुलर पता चल रहा है कि वनों का लगातार ह्रास हो रहा है या वनों के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो रही है। हम रेगुलर अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपरों में पढ़ते हैं, इसके अलावा बुकों में पढ़ते हैं कि वनों का विस्तार होता जा रहा है। पिछले साल की तुलना में वनों में इतना बढ़ोतरी हुई है, पिछले साल की तुलना में इस वन में सदाबहार वनों में घटोतरी हुई है, पतझड़ वनों में वृद्धि हुई है, कटीले वनों में वृद्धि हुई है। हम ऐसे बिल्कुल डिफरेंट टाइप के बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स के बेस पर हम ये डाटा पढ़ते हैं। ठीक है, कि भाई साहब पर्वतीय क्षेत्रों में वनों का क्या हो रही है, लगातार कमी होती जा रही है। मैदानी क्षेत्रों में वनों की लगातार कमी होती जा रही है। पठारी क्षेत्रों में लगातार वनों की वृद्धि होती जा रही है। 5% वृद्धि हो रही है वनों में, पिछले साल की तुलना में 2% की वृद्धि हुई। तो ये सारा सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है? ये सारा सब कुछ हमें GIS देता है। बंजर भूमि का मानचित्र, हमें ये भी पता है, हम ये भी पढ़ते हैं कि भाई भारत में टोटल इतनी % बंजर भूमि है, इतनी % कंकरीली भूमि है, इतना % भाग मैदानी है। भारत का इतना क्षेत्रफल मैदानी है, इतना क्षेत्रफल पठारी भाग है, इतना क्षेत्रफल है जहाँ पर कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। तो ये भाई कोई फीता लेके नहीं मापता, ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमें कौन देता है? GIS देता है। मृदा संसाधनों का विश्लेषण, मृदा कटान का विश्लेषण, खनिज संपदा की खोज, समुद्री संसाधनों की जानकारी, बाढ़ व सूखा जैसी आपदाओं की जानकारी, धरातलीय आकृति संबंधी मानचित्र और जल प्रभावित क्षेत्र का मानचित्र। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? GIS देता है। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको GIS के उद्देश्य, कि GIS के क्या क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य, भौगोलिक आंकड़ों के जटिल विश्लेषण से नई नई सूचनाओं को प्राप्त करना। GIS का सबसे पहला उद्देश्य है कि जो ज्योग्राफिकल डाटा है उनके बेसिस पर हमें नई नई सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, योजना तथा निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो एक बहुत ही शानदार वाली, बहुत ही सही ढंग की योजना बनाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ वो हमें डाटाओं को इकट्ठा करने में भी बहुत अच्छी खासी हेल्प करता है। जब हमें सही ढंग के ऑथेंटिक डाटा मिल रहे हैं, जब हम एक बहुत ही शानदार वाली योजना बना पा रहे हैं, तो जायज़ सी बात है हम एक बहुत अच्छा निर्णय लेने में भी समर्थ होंगे। विभिन्न स्रोतों से एकत्रित सूचनाओं को संगठित करने की क्षमता रखना। जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो विभिन्न सोर्स से सूचना को एकत्रित करने की क्षमता रखता है। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो बहुत सारे भिन्न भिन्न स्रोत हैं, सोर्स हैं, वहाँ से सूचना को एकत्रित करने की, सूचना को कलेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। आंकड़ों के वितरण तथा संचालन के लिए सफल साधनों की पूर्ति करता है। ठीक है, आंकड़ों का वितरण, आंकड़ों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो, आंकड़ों का संचालन, आंकड़ों का एनालिसिस के लिए सफल साधनों की पूर्ति करता है। आंकड़ा भंडारण से अनावश्यक आंकड़ा को हटाना तथा पुनरावृत्ति को कम करना। GIS की वजह से क्या हो रहा है? GIS की वजह से जो आंकड़ा रिपीटेशन है, आंकड़ों का रिपीट होना या फिर किसी अनावश्यक डाटाओं का इकट्ठा होना, इनको भी दूर किया जा सकता है। भाई GIS की वजह से आपके दिमाग में आता होगा कि सपोज दैट ये हमारा भारत है, ठीक है, यहाँ पर हमने इस वन क्षेत्र का अध्ययन कर लिया, इसका हमने डाटा कलेक्ट कर लिया कि यहाँ पर इस क्षेत्रफल में वन फैले हुए हैं। तो क्या यहाँ पर दोबारा नहीं हो सकता रिपीटेशन? हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पर हम दोबारा से भी डाटा इकट्ठा कर लें। ठीक है, हो सकता है हम बेवजह बिना काम के कोई डाटा कलेक्ट कर लें। तो ये सारा सब कुछ देन है GIS की। GIS ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से हम जो अनावश्यक डाटा हैं, जिनका हम उपयोग नहीं करते, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ऐसे डाटाओं को नहीं कलेक्ट करते। साथ ही साथ हम जो रिपीटेशन वाली समस्या है कि एक ही डाटा को 2, 3, 4, 5 बार इकट्ठा करना, ऐसी समस्या नहीं आती। यदि GIS नहीं होता तो हम जो डाटा रिपीटेशन की समस्या है, साथ ही साथ जो अनावश्यक जो विदाउट उपयोगी, जो अनुपयोगी डाटा हैं, उनको भी हम क्या करते रहते? इकट्ठा करते रहते। ऐसी हम समस्याओं से जूझते रहते। ठीक है,
तो अनावश्यक डाटाओं को इकट्ठा करना और पुनरावृत्ति से बचना, ये दो सब किसकी वजह से हुए हैं? GIS की वजह से हुए हैं। GIS के मुख्यतः निम्न दो मॉडल विस्तृत रूप से अपनाए जाते हैं। पहला होता है कार्टोग्राफिकल मानचित्र मॉडल, दूसरा भू संबंधनात्मक मॉडल। ठीक है, GIS में मुख्यतः निम्न दो मॉडल विस्तृत रूप में अपनाए जाते हैं। GIS में दो मॉडल हैं जिनको हम विस्तृत रूप में अपनाते हैं। पहला होता है कार्टोग्राफिकल मानचित्र मॉडल और दूसरा होता है भू संबंधनात्मक मॉडल। ठीक है, नोट करके यहाँ पर लिख लो प्यारे साथियों। पृथ्वी के क्षेत्रों के बारे में सूचना के संग्रहण, संचयन, विश्लेषण, प्रकीर्णन हेतु हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर दत्त विशेषज्ञों, संगठनों व संस्थागत व्यवस्थाओं के तंत्र को GIS कहते हैं। पृथ्वी के क्षेत्रों के बारे में सूचना को एकत्रित करने, स्टोर करने, संचय करने, विश्लेषण करने, प्रकीर्णन हेतु हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर दत्त डाटा विशेषज्ञों जो स्पेशलिस्ट होते हैं डाटा कलेक्शन में, संगठनों, ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाओं, व्यवस्थाओं के तंत्र को हम GIS कहते हैं। ठीक है, इन सभी को हम कुल मिलाकर क्या कहते हैं? GIS कहते हैं। GIS में गुणदत्त का पारंपरिक तुलना व संयोजन के द्वारा एकदम नवीन प्रकार की सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। GIS में क्वालिटी गुणदत्त का मतलब होता है क्वालिटी की पारस्परिक तुलना व संयोजन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन के द्वारा हम बिल्कुल एकदम नवीन प्रकार के डाटा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, GIS के गुणदत्त की पारस्परिक तुलना व संयोजन के द्वारा एकदम नवीन प्रकार की सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली डाटाबेस प्रकार की सूचना के समुच्चय से युक्त होती है। जो GIS है वो डाटाबेस प्रकार की सूचना के समुच्चय से युक्त होता है। GIS में भौगोलिक लक्षणों को दिखाने के लिए बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है, रेखाओं का प्रयोग किया जाता है और बहुभुजों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है इन लाइनों से। ठीक है, कि GIS में भौगोलिक लक्षणों को दिखाने के लिए किस किस का प्रयोग किया जाता है? तो बिंदुओं का भी किया जाता है, रेखाओं का भी किया जाता है और बहुभुजों का भी किया जाता है। GIS में सूचनाओं को प्रत्येक समुच्चय लेयर कहलाता है। GIS में जो सूचनाओं का समुच्चय होता है ना, सूचनाओं का जो समूह होता है उसको हम लेयर कहते हैं। GIS में बहुभुज पॉलीगन का अर्थ होता है 3D स्पेस का विषम रूपी प्रदर्शन। ठीक है, GIS में बहुभुज या पॉलीगन का अर्थ क्या होता है? 3D स्पेस का विषम रूपी प्रदर्शन। GIS मॉडलिंग का परिणाम है बाइनरी मॉडल, इंडेक्स मॉडल और रिग्रेशन मॉडल। देखो ये जो लास्ट के दो पेज है, एक ये वाला पेज और एक ये वाला पेज, यहाँ से बहुत सारी बार क्वेश्चन बन चुके हैं। इससे ऊपर वाला जो GIS का मटेरियल था वो फिलहाल में इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आजकल डीपली क्वेश्चन बनने लग गए। इसलिए जो ये वाला कंटेंट है ना, इन दो पेजों का जो कंटेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको रट लेना। GIS मॉडलिंग का परिणाम 3 है, पहला बाइनरी मॉडल, दूसरा इंडेक्स मॉडल, तीसरा रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पर है सैंपल, प्रतिदर्श और न्यायदर्श। देखो इसका मैंने वीडियो आपके साथ शेयर कर दिया है। ये नेट के फर्स्ट पेपर में भी आता है और ये ज्योग्राफी में भी आता है। ये एक स्टैटिकल ज्योग्राफी की यूनिट है। किसकी है? स्टैटिकल ज्योग्राफी की। तो रिसर्च मेथडोलॉजी में मैंने आपको काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, एप टेस्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी, तो वो यहाँ से कवर हो जाएंगी। जो काई स्क्वायर टेस्ट है, कोरिलेशन कोफिशिएंट है, एप टेस्ट है, जेड टेस्ट है, टी टेस्ट है, कोरिलेशन कोफिशिएंट के जो मेथड है कॉल पियर्सन का है, स्पाइमैन का है, इसके अलावा वर्ग विधि है, स्क्वायर रूट मेथड है, और भी 2-3 मेथड हैं। तो ये सारे जो कंटेंट है वो दोनों जगह काम आता है, ज्योग्राफी में भी और फर्स्ट पेपर में भी। ठीक है, तो आज की हमारी इस क्लास के साथ कार्टोग्राफी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी। दूसरा जो हमारा ये था, कौन सा वाला पोर्शन, ये जियो टेक्निकल वाला, वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका। अब हम शुरू करेंगे एक नई यूनिट, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।